अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो क्विकली रिवाइज़ करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इस चैप्टर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इस इंट्रोडक्शन में सच है कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें जस्ट हम लोग एक दो चीज़ें देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लाइक कंपोजिशन देखें तो ये 95% कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। इस पूरे इंट्रोडक्शन में जस्ट यही एक बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ ऑर्गेनिक्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक जो है इसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड किया जाते हैं। यहाँ पर इनको लाइक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे पूरा चैप्टर हम लोग इन्हीं के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, इनऑर्गेनिक्स में हमारे पास आप लोगों ने जस्ट ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो वाटर होता है ये 3/4 ऑफ जो है वो सेल टू सेल बाय वेट होता है, ठीक है। मींस एक सेल के अंदर जो है हमारे पास अगर उसके 4 हिस्से हों तो उसमें से हमारे पास 3 हिस्सों में वाटर होगा, इसका यह मतलब है। जस्ट यहाँ से ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हम लोग अगर बात करें फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो ये सारी इसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो आता है। तो अगेन जो है हम लोग इनको इधर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे सारा चैप्टर इन्हीं के बारे में है। अच्छा, यहाँ पर फर्दर हमारे पास जो है वो कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस आता है। जस्ट यहाँ पे आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस पता हो, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, और बस इसमें यही है। असल में यहाँ से इसलिए हम लोग लाइक तेज़ी के साथ प्रोसीड कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर्स है वो प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स इन पर है, और ये जनरल इंट्रोडक्शन है। यहाँ से MCQ नहीं आ रहे होते। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो इम्पोर्टेंस है वाटर की वो हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर जो है पहले कहते हैं बैकबोन ऑफ द लाइफ, 70 to 90% ऑफ द बॉडी एंड बिलो 10% प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव, वेरी अडॉप्टेबल फिजिकल एंड केमिकल नेचर। अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने जस्ट दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि हमारे पास 70 to 90% हमारे पास जो है वो बॉडी में वाटर होता है, और कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है प्रोटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन 10% से कम हो जाए तो वो जो सेल होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। जस्ट ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, एक 70 to 90% और दूसरा 10% वाला। फर्दर हमारे पास जो है वो अगर हम लोग इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहले हमारे पास पोलर नेचर, इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं है। जस्ट यहाँ पर अगर आप लोग जो है वो ये जस्ट ध्यान में रखें कि हमारे पास वाटर की पोलर नेचर होती है, दैट इज़ इट। फर्दर हमारे पास वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सबको पता है, और इसमें फर्दर इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हम लोग जल्दी जल्दी अपने जो मेन टॉपिक्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, उन पर जाने की कोशिश करें। अब एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, जस्ट आप लोगों को पता हो कि वाटर में हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस भी होती हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती हैं और जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती हैं, और कोहेसिव नेचर की वजह से हमारे पास वाटर किसी भी लाइक उसमें से हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस से जो है वो फ्लो कर सकता है, या किसी ट्यूबुलर वेसल्स में से हमारे पास फ्लो करता है, वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से हो रहा होता है। बस ये दो चीज़ें हैं। फर्दर यहाँ से आप लोगों को जो है वो हाई स्पेसिफिक हीट और हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं, फिज़िक्स में भी, और ये भी बायोलॉजी में भी है, तो इनको भी आई थिंक रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग क्विकली जो है वो अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एक दो बातें इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर। आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे पास जब हम लोग वाटर का टेम्परेचर लो करते हैं तो हमारे पास वो एक्सपेंड हो जाता है। आपने आइस की स्ट्रक्चर देखी होगी, वो एक्सपेंड हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर उसने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, वाटर इज़ मोस्ट हैवी एट 4 डिग्री। आप लोगों ने हमेशा अपने ध्यान में रखा है कि हमारे पास 4 डिग्री पर वाटर जो है वो हैवी हो जाता है। यहाँ पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास आइस इज़ लेस डेंस, हमारे पास आइस की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, सो दैट्स वाई ये हमारे पास पानी के ऊपर फ्लोट करती है। नीचे उसने लिखा है कि बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, कहता है कि विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर बॉइल्स एट 80 डिग्री, -80 डिग्री, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं कि हमारे पास हैवी वो कौन से टेम्परेचर पर होता है, 4 डिग्री पर हैवी होता है, आइस की डेंसिटी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से हमारे पास पानी पर फ्लोट करता है। और तीसरी चीज़ हमारे पास कहता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वाटर में प्रेजेंट ना हो तो हमारे पास वो -80 डिग्री पर बॉयल होगा। उसके बाद हमारे पास आयनोजेशन में भी एज सच यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो है वो अपने मेन टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ से कहता है कि पर polyhydroxy aldehydes or ketones yield OH on hydrolysis, abundant in nature, have carbon, hydrogen and oxygen, रेशो जो है वो हमारे पास 2:1 की फॉर्म में होता है, एंड हैव मैनी डिफरेंट रेशोज, एग्जाम्पल सेक्रोज, स्टार्च एंड माल्टोज। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट जो है वो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि रेशो हमारे पास चाहे बिल्कुल H2O में जिस तरह रेशो होती है ना, उस तरह इसमें भी हमारे पास रेशो होती है 2:1 की फॉर्म में, ठीक है। जस्ट ये 2 चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। फर्दर अगर हम लोग इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन पर जाएँ तो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं। जस्ट सिंपल प्रॉपर्टीज़, ये तो सबको पता है, हमारे पास ये सिंपल शुगर्स होते हैं। अच्छा, अक्सर MCQ आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर सिंपल शुगर्स, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगो, डाई या पोली। तो मोनोसेक्राइड देखिए लिखा है सिंपल शुगर्स है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, स्वीट इनका टेस्ट होता है और ये वाटर सोल्यूबल होता है। एग्जांपल्स उसने दी हुई है तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनमें हमारे पास कार्बन की तादाद 3 to 7 होती है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। जनरल फार्मूला यहाँ पर मिसिंग है, वो आप लोग जहन में रख लो, CnH2O और उसकी ओवरऑल N, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं कि ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोमर्स, मोनोमर्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कॉमन इन डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज एंड अब यहाँ पर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स है। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हम लोग इनकी जो है वो हाइड्रोलिसिस करें, MCQ आ सकता है कि अगर हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास कितने मोनोमर्स यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो 2 to 10 होते हैं, ठीक है। 2 to 9 नहीं होते, 2 to 10 आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखना है कि 2 to 10 मोनोमर्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, आप ये जो मोनोमर्स होते हैं जो मिलकर हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स या डिफरेंट सैकेराइड्स बना रहे होते हैं, इनके दरमियान अगर लिंकेज कोई पूछ ले आपसे तो आपने कहना है कि इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब हमारे पास जो है वो जो कॉमन डाइसैकेराइड्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज, अब अक्सर उन्होंने जो है पूछा होता है MCQ में कि सुक्रोज की अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएं तो कौन कौन से जो है वो मोनोमर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखा कि सुक्रोज हमारे पास जो है वो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। लैक्टोज के केस में हमारे पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, और माल्टोज कुछ जिस वक्त हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास 2 ग्लूकोज मालिक्यूल्स बन रहे होते हैं। जस्ट ये 3-4 चीज़ें आप लोगों ने जहन में लाजमी रखनी है। उसके बाद हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स आता है, कहते हैं कि पॉलीमर्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स एंड फ्रॉम मोर देन 10 मोनोमर्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ये इनसॉल्युबल होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। अब पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास उसने बोला है कि पहली बात तो ये कि बहुत से मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, वो बात तो हमें पता है। अब आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो अगर पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखा कि उसमें रिजल्ट में हमारे पास 10 से ज़्यादा मोनोमर्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ये पॉलीसेक्राइड्स ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये टेस्टलेस होते हैं, ये भी आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। अब आगे जाकर ये कुछ उसकी एग्जांपल्स के बारे में बताता है पॉलीसेक्राइड्स के। अब ये सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं। क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसेक्राइड्स एक्सेप्ट, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो है वो या इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द पॉलीसेक्राइड, इस तरह से भी MCQ आ सकता है। तो ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है कि ये पॉलीसेक्राइड है। अब स्टार्च की बात करते हैं, कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता होता है। पॉलीमर मेड अप ऑफ द मैनी ग्लूकोज ऑन द ब्रांच्ड अनब्रांच्ड चेन स्टोर्ड इन द प्लांट्स है। सिंपल हमारे पास जो है वो ये स्टार्च जो है वो ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ये प्लांट सेल में स्टोर्ड होता है, बस आप लोगों को ये पता हो। ग्लाइकोजन कहते हैं कि स्टोर्ड इन एनिमल्स सेल्स फॉर्म्ड ऑफ ग्लूकोज इन ब्रांच्ड फॉर्म। अच्छा जी, अब स्टार्च पर दोबारा अगर आप लोग आएँ तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि लाइक प्लांट में हमारे पास ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो प्लांट्स में हमेशा हमारे पास ग्लूकोज इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर्ड हो रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स के केस में हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो रही होती है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये ध्यान में रखनी है कि हमारे पास प्लांट्स में जो है वो जब ये स्टोर होता है तो वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जब एनिमल्स के केस में तो उसमें जस्ट हमारे पास ये बनते हैं फ्रॉम ऑफ ग्लूकोज इन ब्रांच्ड फॉर्म, ठीक है। जस्ट ये दो चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। पहली बात तो ये कि बल्कि मोस्टली यही पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास एनिमल्स के केस में हमारे पास जो है वो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होती है और प्लांट्स में, तो प्लांट्स में हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बस ये 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है।
उसके बाद हमारे पास आता है सेलुलोज। सेलुलोज कहता है कि अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लांट सेल वॉल, मोस्ट अबेंडेंट होता है, बॉन्ड आर डिफरेंट दैन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, कैन नॉट डाइजेस्ट बाई ह्यूमन, द लैक ऑफ सेलुलेज, एग्जाम्पल कॉटन। अब सेलुलोज हमारे पास बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, इसमें उसने बोला कि पहली बात तो ये कि इसकी अनब्रांच्ड चेन होती है, ठीक है, इसकी भी अनब्रांच्ड चेन होती है, ग्लाइकोजन की भी अनब्रांच्ड चेन होती है, लेकिन स्टार्च की हमारे पास ब्रांच भी होती है और अनब्रांच्ड दोनों होती है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि इट इज़ अ बिलिंग, अच्छा हमारे पास सेलुलोज, आपको पता है कि हमारे पास प्लांट सेल वाल में हमारे पास सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद कहता है कि ये मोस्ट अबेंडेंट, आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेकेराइड या मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आप लोगों ने बोलना है समटाइम्स उन्होंने ऑप्शन में मोनोसेकेराइड्स, ओलिगो और पॉली का ऑप्शन दिए होते हैं, तो अब उस वक्त आप पॉलीसेकेराइड लगाओगे क्योंकि सेलुलोज इट सेल्फ से पॉलीसेकेराइड, लेकिन समटाइम्स उन्होंने जो है वो ऑप्शन दिए होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, काइटन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, तो फिर उस वक्त आप लोगों ने सेलुलोज को जो टिक करना है, इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं बॉन्ड्स और, अच्छा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ह्यूमन्स में हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। उसके बाद हमारे पास काइटन आ जाता है, कहता है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, सिंपल आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास आर्थ्रोपोड्स या फंजाई के केस में देखें तो उनकी सेल वॉल में हमारे पास काइटिन प्रेजेंट होता है, इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड NH2, ठीक है। जस्ट सिंपल आप लोगों से ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि काइटिन इज़ द पॉलीमर ऑफ, तो आप लोगों ने बताया कि इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड NH2, और ये डाइजेस्टेबल नहीं होता काइटिन भी, ठीक है इसकी तरह सेलुलोज की तरह। बस ये थे जी आप लोगों के पास पॉलीसेकेराइड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ ये कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक MCQ का पॉइंट कुछ भी नहीं है, जस्ट आप लोगों ने एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। कहता है कि हमारे पास ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, कहता है कि बॉन्ड ब्रेक इन द रेस्पिरेशन, 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ग्लूकोज इन द ब्लड। बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं सेलुलोज, सेल वॉल, काइटन, फंगस वॉल, एक्सोस्केलेटन, और ये एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी जो है वो एक्ट करते हैं, जो है वो रिजर्व फूड। ग्रेप्स में हमारे पास 27% ग्लूकोज होता है। अच्छा यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है इस पूरे इसकी इंपॉर्टेंस में से, पहली बात तो ये कि हमारे पास ब्लड में 100 मिलीग्राम जो है वो ग्लूकोज होता है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने यहाँ से जस्ट ये ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो ग्रेप्स होते हैं इसमें 27% ग्लूकोज होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूंट है, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो इस तरह से डिफरेंट वो पूछ सकता है कि आप लोगों के पास जो है वो एक बास्केट पड़ी है फ्रूट्स की, और उसमें डिफरेंट फ्रूट्स पड़े हैं, तो आपको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप लोग कौन सा फ्रूट जो है वो पिक करोगे। तो स्टूडेंट्स को उस वक्त ये कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं आ रहा होता, तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि हम लोग ग्रेप्स को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें ग्लूकोज की कंसनट्रेशन, ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है, 27% ऑफ ग्लूकोज हमारे पास ग्रेप्स में होता है, ठीक है, जो कि मोस्ट हाईएस्ट है। तो आप लोगों को इंस्टेंट एनर्जी के लिए फिर आप लोग जो है वो वहाँ से ग्रेप्स जो है वो पिक करोगे, इस तरह से क्वेश्चन वो दे सकते हैं। ये था आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाते हैं जो कि है हमारे पास जो है वो लिपिड्स, यस लिपिड्स, बल्कि लिपिड्स से पहले हम लोग प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। प्रोटीन में उसने बोला कि मोस्ट अबेंडेंट इन द सेल, रोल इन द सेलुलर फंक्शंस, हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, मोनोमर इज अमाइनो एसिड एंड 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉमन। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप लोगों से पूछ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट इन द सेल, तो ये मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर में भी बताया था कि हमारे पास सेल के अंदर प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रोटीन को टिक करना है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन द सेल, तो वो आप लोगों ने प्रोटीन को टिक करना है, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ी थी कि 60 to 80% प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। यहाँ पर रोल इन द सेलुलर फंक्शन इसमें कुछ नहीं है। एलिमेंट्स को समटाइम्स वो आपसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को पता हो कि कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। फर्दर मोर हमारे पास ये है वो आप लोगों से पूछ सकता है कि मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स, तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, या आप लोगों को कह सकता है कि अगर हम लोग अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स बनेंगे। और जो मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 टाइप्स हैं उनकी, ठीक है। अब फर्दर हम लोग इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्रोटीन्स की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता हो कि अमाइनो एसिड्स क्या होता है। इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड में हमारे पास जो सेंट्रल कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इसमें जो है वो 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं, NH2 अल्काइल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। और इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमाइनो एसिड्स में कौन सा ग्रुप वेरिएबल ग्रुप होता है।
तो आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है कि आप लोगों के पास जो आर ग्रुप होता है यानी कि अल्काइल ग्रुप होता है ये वेरिएबल होता है। तो ये हमारे पास फर्दर उसने बोला कि अमाइनो एसिड्स जो ज्वाइंट होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं बिटवीन द NH2 एंड COOH ग्रुप। अब यहाँ से देखें दो क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। पहली बात तो ये कि अमाइनो एसिड्स जो है वो इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन वो ये कर सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड किन किन दो ग्रुप्स के दरमियान होता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि पेप्टाइड बॉन्ड NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान जो है वो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लेकिन समटाइम्स वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये किन किन दो ग्रुप्स के दरमियान बनता है। तो वो NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान जो है वो बन रहा होता है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कहते हैं कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस में जो है वो ये इन्वॉल्व होते हैं। कहते हैं टू पेप्टाइड बॉन्ड डाइपेप्टाइड एंड वाइस वर्सा। अच्छा, कहते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे पास है इसमें। अब हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं आप लोगों ने जो है वो ये चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं, मायोग्लोबिन में 2 पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं, इंसुलिन में भी 2 पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं। नंबर एंड सीक्वेंस इन द इंपॉर्टेंस सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया भी हमारे पास इसमें जो है वो अमाइनो एसिड्स की रिप्लेसमेंट होती है। उसमें हमारे पास ग्लूटामिक एसिड को वेलिन जो है वो रिप्लेस कर देता है और हमारे पास जो डिजीज़ होती है उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो है वो हम लोग आखिर में दोबारा जो है वो प्रोटीन्स को फर्दर जो है वो रिव्यू कर लेंगे। शेप की बात करें तो हमारे पास प्रोटीन्स की 2 तरह की शेप होती है, कुछ फाइब्रस होते हैं, कुछ ग्लोबुलर होते हैं। फाइब्रस हमारे पास इनमें कहता है कि 1 और मोर फाइबर्स होते हैं और ग्लोबुलर अच्छा इसमें फर्दर पहले फाइब्रस को ही देख लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास ये फाइबर लाइक होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, शीट लाइक होते हैं, केराटिन, नेल्स, फर स्किन, कोलेजन। जस्ट आप लोगों ने ये याद रखना है केराटिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन, जस्ट सिंपल, बस, और इसमें कुछ नहीं है। ग्लोबुलर आप लोगों को पता हो कि ग्लोब लाइक स्फेरिकल लाइक शेप होती है, फोल्डिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन्स, वाटर सोल्यूबल होते हैं, मायोसिन होता है, मायोग्लोबिन एंजाइम्स, ये हमारे पास सारे ग्लोबुलर प्रोटीन हैं। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तो वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वेटरनरी स्ट्रक्चर होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास जो MCQs में होता है वो क्वेटरनरी है, लेकिन बाकी भी हम लोग देखेंगे क्योंकि एग्जामिनर के मूड का पता नहीं चलता। अब प्राइमरी में कहते हैं नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये सिंगर ने दिया था। जो सेकेंडरी होते हैं ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, टर्शियरी वाले 3D शेप्ड होते हैं यानी कि 3 डायमेंशनल होते हैं, और जो क्वेटरनरी होते हैं इसमें 2 और मोर चेंज होती हैं और ये लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आपको पता है कि एंजाइम्स की कौन सी स्ट्रक्चर है, तो एंजाइम्स की क्वेटरनरी स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। फंक्शंस की बात करें प्रोटीन के फंक्शन की तहत कहते हैं स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग ब्लॉक लिपोप्रोटीन है, एंजाइम्स डाइजेशन करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को। हार्मोन्स भी प्रोटीन्स है, तो उसमें हमारे पास इंसुलिन आ जाता है। मसल्स भी इसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ये इसी में आ रही होती हैं। थोड़ा सा दोबारा इसको हमारे पास प्रोटीन्स को एक रिव्यू करते हैं। जस्ट आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास प्रोटीन्स की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो है वो आते हैं। अमाइनो एसिड्स की 20 डिफरेंट या कॉमन टाइप्स हैं। अब अमाइनो एसिड्स हमारे पास इसमें हमारे पास NH2 ग्रुप होता है, R ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। R हमारे पास वेरिएबल ग्रुप होता है, हमारे पास जो पेप्टाइड इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान बन रहा होता है। फर्दर आप लोगों ने यहाँ से याद रखने कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हमारे पास 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, मायोग्लोबिन में 2 होते हैं, इंसुलिन में भी 2 होते हैं, और सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को वेलिन जो है वो रिप्लेस करता है। शेप में हमारे पास 2 शेप्स हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस में जस्ट आप लोग ये याद रखें कि केराटिन का याद रखें, केराटिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन, और जो हमारे पास मायोसिन, मायोग्लोबिन एंजाइम्स हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इसकी जो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर है जो जस्ट आप इसमें ये याद रखें कि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं उनकी क्वेटरनरी स्ट्रक्चर होती है। आगे उसमें हमारे पास फंक्शन है, तो फंक्शन में एज सच कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करते हैं अबाउट द लिपिड्स। यस, पहले लिपिड्स की बात कर लेते हैं। हाँ, लिपिड्स में आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आता है उसकी प्रॉपर्टीज़। लिपिड्स हमारे पास इट इज़ द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन भी आपसे वो कर सकता है। कंपोजिशन इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है। ठीक है, प्रोटीन्स में सल्फर था, यहाँ पे फास्फोरस है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। ये नॉन पोलर्स होते हैं, इनसोलुबल होते हैं वाटर में, एंड सोल्युबल इन द ईथर, अल्कोहल, मोर, जिसमें हमारे पास जिस वहाँ पर सोल्युबल होते हैं जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हों और ऑक्सीजन कम हो, तो ये वहाँ पर सोल्युबल होते हैं लिपिड्स।
अब लिपिड्स में हमारे पास जो है वो इसकी डिफरेंट जो है वो हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। पहला हमारे पास जो इसकी फ़र्स्ट क्लास है वो है अकाइल ग्लिसरॉल। अकाइल ग्लिसरॉल हमारे पास इसमें एक ग्लिसरॉल होता है और एक फैटी एसिड होता है। अब व्हाट इज़ ग्लिसरॉल एंड व्हाट इज़ फैटी एसिड? ग्लिसरॉल हमारे पास इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। बस इसमें आप लोग जस्ट यही याद रखें कि ग्लिसरॉल हमारे पास इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड हमारे पास जो है वो इट इज़ जो है वो इसमें कार्बन की जो तादाद होती है वो C16 से C18 तक होती है। ये चीज़ ध्यान में रखें। और फर्दर आप लोगों को ये पता हो कि हमारे पास ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं, कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसमें हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आती है पल्मेटिक एसिड या सॉलिड घी जो होता है आप लोगों के पास, उसकी एग्जाम्पल आ जाती है। दूसरा हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसमें हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स होती है वो ऑयलिक एसिड की आ जाती है। तो इसमें से जस्ट आप लोगों ने अकाइल ग्लिसरॉल में से जस्ट ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास पहली बात ये कि इसकी कंपोजिशन क्या है। इसकी कंपोजिशन में जस्ट हमारे पास ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड है। अब ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, ये आपको पता हो। समटाइम्स हम सीक्वेंस में कहते हैं कि ग्लिसरॉल इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, तो ये आपको पता हो कि इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। फैटी एसिड का पता हो कि आप लोगों को कि इसमें हमारे पास कार्बन की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, कार्बन 16 से कार्बन 18 तक होते हैं। फर्दर आप लोगों को समटाइम्स ये भी पूछते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये आप लोगों को लाजमी बताओ। दूसरी जो हमारे पास क्लास आती है वो है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स का आप लोगों को जस्ट ये पता हो, कहते हैं कि 1 ग्लिसरॉल, इसमें एक ग्लिसरॉल होता है और 2 फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स में अकाइल ग्लिसरॉल में हमारे पास एक ग्लिसरॉल था और एक ही फैटी एसिड था, लेकिन यहाँ पर ग्लिसरॉल एक है लेकिन फैटी एसिड्स 2 हैं। यहाँ पर फर्दर कहता है कि हमारे पास जो है नीचे बिल्कुल लास्ट वाले 2 पॉइंट्स देखें, हाँ यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक लिखा हुआ है, ठीक है। डी जो है वो मिसिंग है, तो उसका आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होती है। जस्ट ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं कि हमारे पास इसमें 1 ग्लिसरॉल होता है और 2 फैटी एसिड्स होते हैं। हेड उसका हाइड्रोफिलिक होता है और टेल उसकी हाइड्रोफोबिक होती है। बस ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। वॉक्सेस की बात करें तो कहता है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बाउंडेड टू अल्कोहल्स, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, वाटर प्रूफ लेयर ऑन द प्लांट्स, लीव्स, फ्रूट्स, एनिमल, शीप, इंसेक्ट्स। सिंपल इज़ दैट। वॉक्सेस में हमारे पास आप लोगों को एक और जो है वो इसकी क्लास है वॉक्सेस। इसमें जस्ट आप लोगों ने यही जहन में रखना है कि हमारे पास ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अच्छा, यहाँ से MCQ किस तरह से आ सकता है? वो आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है। वो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से देगा कि बोलेगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द वॉक्सेस एक्सेप्ट, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वॉक्सेस एक्सेप्ट। तो इस तरह से MCQs यहाँ से आते हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आप लोग लाजमी ध्यान में रखा करें। हाइड्रोफोबिक का पता हो, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये 2-3 चीज़ें आप लोगों को लाजमी पता हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है वो है स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स में कोई भी फैटी एसिड नहीं होता। क्वेश्चन आपको वो दे सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स कंटेन फैटी एसिड्स एक्सेप्ट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ लिपिड्स जो है वो उस पर हमारे पास फैटी एसिड नहीं होता, तो हमारे पास स्टेरॉइड्स है, ठीक है। स्टेरॉइड्स नॉन फैटी एसिड्स होते हैं। बैकबोन ऑफ कार्बन 17। अच्छा, इसमें हमारे पास स्टेरॉइड्स में हमारे पास 17 कार्बन्स होते हैं, 4 रिंग्स होती हैं। कहते हैं कि डिफरेंट द फंक्शनल ग्रुप। अब क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास स्टेरॉइड्स बाकी जो इसकी क्लासेस हैं वो किस बेस पर जो है वो डिफरेंट है। वो फंक्शनल बेस की बेस पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप की बेस पर जो है वो डिफरेंट है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, तो ये भी आप लोगों को पता हो। एल्डोस्टेरोन रेगुलेट द सोडियम, सेक्स हार्मोन्स, मेल फीमेल कैरेक्टर्स। अच्छा जी, यहाँ से आप लोगों ने जस्ट 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि हमारे पास इनमें कोई फैटी एसिड नहीं होता। सेकंड थिंग इज़ डैट ये इसमें हमारे पास कार्बन 17 होते हैं, 4 रिंग्स होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप की बेस पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और इसमें हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक स्टेरॉइड है जो कि प्रिकर्सर है आगे विटामिन डी का।
विटामिन डी का, ये MCQ आ सकता है। और एल्डोस्टेरोन ये हमारे पास रेगुलेट करता है सोडियम को, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। टर्पिनाइड्स में हमारे पास जो है वो ये भी नॉन फैटी एसिड है, ये वाटर इनसोल्युबल है। इसका जो यूनिट है, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द यूनिट ऑफ टर्पिनाइड्स, तो वो आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन इज़ द यूनिट ऑफ टर्पिनाइड्स। कहते हैं कि गिव राइज टू द टर्पीन्स रबर्स ऑन कंडेंसेशन। कार्टिनाइड्स हमारे पास जो है वो रेड, ऑरेंज और येलो होते हैं। जो कैरोटिनाइड्स रेड, ऑरेंज एंड येलो होते हैं। अब कैरोटिनाइड्स की आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक को कैरोटीन्स कहते हैं और एक को एक्जेंथोफिल्स कहते हैं। जो कैरोटीन्स होते हैं वो हमारे पास ऑरेंज और रेड होते हैं, जो एक्जेंथोफिल्स होते हैं ये येलो पिगमेंट्स होते हैं। और ये कहता है कि विड स्प्रेड इन द बीटा कैरोटीन, ऑरेंज कैरेट्स में होते हैं। ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी ब्रेक टू फॉर्म द विटामिन ए, और बीटा कैरोटीन जो हमारे पास ये 2 विटामिन ए मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो ये थे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप लोगों ने जहन में जस्ट ये रखना है कि टर्पिनाइड्स भी हमारे पास, इनमें भी फैटी एसिड नहीं होता। ये हमारे पास जो है वो इसका जो यूनिट है वो उसे आइसोप्रीन कहते हैं। और ये जो इसमें हमारे पास कैरोटिनाइड्स होते हैं, कैरोटिनाइड्स जो हमारे पास इनका कलर होता है वो रेड, ऑरेंज एंड येलो होता है। कैरोटिनाइड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक कैरेटीन होती है और एक एक्जेंथोफिल होती है। कैरेटीन ऑरेंज और रेड कलर की होती है और एक्जेंथोफिल येलो कलर की होती है। एक और चीज़ आप लोगों ने यहाँ से ध्यान में रखनी है कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी जो है वो ब्रेक करती है ये कैरोटीन को, और हमारे पास ये विटामिन ए बनाती है, ठीक है। और बीटा कैरोटीन जो होता है हमारे पास ये विटामिन ए के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये 4 से 5 पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों ने टर्पिनाइड्स में से ध्यान में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसके आ जाते हैं हम लोग फंक्शंस पर। तो एनर्जी स्टोरेज, प्लांट्स, ऑयल्स, एनिमल फैट्स, मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इंसुलेशन में हार्मोन्स, ऑक्सीजन, साइटोकिन एंड जिबरेलिन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, तो इससे रिलेट करते हैं। ये था आप लोगों के पास लिपिड्स। इसको दोबारा से जल्दी से जो है वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सिर्फ लिपिड्स को। लिपिड्स में कहता है आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है इसको इंट्रो में से कि हमारे पास इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ क्लास होता है और ये इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास कम होते हैं। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रख लिए। फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फर्दर हम लोग आ जाते हैं एकाइल ग्लिसरॉल में। इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हमारे पास इसमें एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड होता है। ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड, फैटी एसिड इज़ 16 to 18 कार्बन कंपाउंड। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास जो है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसमें इसकी एग्जांपल्स पल्मेटिक एसिड है और सॉलिड घी है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो ऑयलिक एसिड है। बस इसमें आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है। दूसरा आप लोगों के पास फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास ग्लिसरॉल तो एक ही होता है लेकिन फैटी एसिड्स 2 होते हैं। इसमें हमारे पास आप लोगों ने और ध्यान में रखना है कि हमारे पास उसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल उसकी फोबिक होती है। बस ये 3 चीज़ें जहन में रखनी है। वॉक्सेस के कहते हैं कि वॉक्सेस आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इट इज़ अ हाइड्रोफोबिक ब्रांच। और इसका जो ये वॉक्सेस बेसिकली ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बस ये 3 चीज़ें में रखनी है। स्टेरॉइड्स आ जाते हैं। स्टेरॉइड्स में आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि इनमें हमारे पास फैटी एसिड्स नहीं होते। स्टेरॉइड्स और टर्पीन्स इन दोनों में जो है वो फैटी एसिड्स नहीं होते। स्टेरॉइड्स हमारे पास कहता है कि ये 17 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 4 रिंग्स होते हैं, ठीक है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है जो कि हमारे पास फर्दर प्रिकर्सर है विटामिन डी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो विटामिन की बात हुई है, विटामिन डी और विटामिन ए का। तो विटामिन डी का जो प्रिकर्सर है वो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी और कैराटीन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ये आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है। और जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है ये हमारे पास एक स्टेरॉइड है जो कि हमारे पास सोडियम को बैलेंस करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग आगे जाकर केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ोगे लेकिन आप लोग इसे यहाँ पर ही ध्यान में रख लो। टर्पिनाइड्स इसमें भी फैटी एसिड नहीं होती, ये बात ध्यान में रखें। इसका जो यूनिट है वो हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट है। और इसमें कैरोटिनाइड्स में हमारे पास जो है वो ये रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट होते हैं। 2 टाइप्स हैं, एक को कैरोटीन कहते हैं, एक को एक्जेंथोफिल कहते हैं। कैरोटीन ऑरेंज रेड कलर का होता है और एक्जेंथोफिल इट्स अ येलोइश कलर का होता है। और जस्ट ये लास्ट में याद रखें कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी ब्रेक टर्पिनाइड्स टू फॉर्म विटामिन ए और बीटा कैरोटीन को जिस वक्त हम लोग ब्रेक करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास विटामिन ए के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये था आप लोगों के पास लिपिड्स। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास फर्दर इसका अगर इंट्रोडक्शन देखे थे इसमें हमारे पास कहते हैं कि इसमें ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोमर्स यूनिट से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन्स हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह हमारे पास न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, डीएनए एंड आरएनए। ये मोस्ट कॉमन है, आप लोगों को लाजिम पता होगा। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास इनकी 3 टाइप्स हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक हो गया। तो हम लोग इनको जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहली क्लास है वो हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड की है। इसमें हमारे पास कहता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एग्जांपल 80। अब एटीपी जस्ट सिंपल यहाँ से आप लोग ये जहन में रखें कि हमारे पास एटीपी जो है इट इज़ अ मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर एमसीक्यू में आता है कि एटीपी इज़ अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, बाइन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एटीपी है, तो एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फ़ौरन जो है वो लगा लेते हैं कि इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हालांकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद फर्दर ऐसा जिसमें कुछ नहीं है। और ये जो एटीपी है इट इज़ अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, ये लिखा हुआ है। एंड जस्ट सिंपल आप याद रखें कि हाँ जी, बस इसमें जस्ट यही है कि एटीपी हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है। दूसरे हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड, कहते हैं कि इसमें हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन विद द विटामिन फ्रॉम द कोएंजाइम। इसमें भी ऐसा और कुछ भी नहीं है। जस्ट आप लोगों ने इसकी एग्जांपल याद रखनी है कि इसकी एग्जांपल्स एनएडी और एफएडी है, ठीक है। एटीपी हमारे पास एटीपी इज़ अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, एनएडी एंड एफएडी इज़ अ डाइन्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरी क्लास है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की आ जाती है। इसमें हमारे पास बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब इसमें फर्दर इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, डीएनए और आरएनए है, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक चीज़ आप लोग दोबारा क्लियर करके चले जाएँ, क्योंकि दोबारा हम लोग वापस पीछे नहीं आएंगे कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स में इसके जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स के फर्दर अगर हम लोग देखें तो 3 टाइप्स हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, बाइन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जस्ट आप लोगों ने इनकी एग्जांपल्स ध्यान में रखनी है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये नहीं आते। एटीपी का ध्यान में रखना है कि आप लोगों के पास जो एटीपी है वो आप लोगों के पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है, एनएडी और एफएडी आप लोगों के पास डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये अपने पास लिख के रख ले। अब तीसरी क्लास हमारे पास आती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसमें हमारे पास डीएनए और आरएनए आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए को देखते हैं कि डीएनए क्या है। अब डीएनए कहता है कि फ्रेडरिक क्रैक और वाटसन ने जो है वो उसको प्रपोज किया था, और एम विल्कन ने जो है वो उसको प्रेजेंट किया था। अब डीएनए सबको पता है कि इट्स अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, और डायमीटर इसका 2 नैनोमीटर होता है। इसमें हमारे पास जो बेस पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। हालांकि ये डिस्टेंस वगैरह ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन फिर भी आप लोग जहन में रख लो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो होता है पेंटोज शुगर होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो 4 तरह के होते हैं। इसमें एटी और जीसी होता है, यानी कि एडिनोसिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन होता है। एंड बेस प्रोजेक्टेड एट द साइड ऑफ द स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड ऑपोजिट एंड फॉर्म डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दूसरा हमारे पास आरएनए है, कहते हैं कि इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें राइबोज शुगर होता है, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसमें थाइमिन नहीं होता, बल्कि उसकी जगह यूरासिल आ जाता है। ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जस्ट यही है। थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। डीएनए हमारे पास आप लोगों ने जस्ट ये ध्यान में रखना है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए इज़ अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए का डायमीटर आप लोगों के पास 2 नैनोमीटर है, और उसके हमारे पास जो बेस पेयर्स होते हैं उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास 0.34 नैनोमीटर होता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें पेंटोज शुगर होता है डीएनए में पेंटोज शुगर होता है, जबकि राइबोस में राइबोज शुगर होता है। फर्दर इसमें हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और आरएनए में भी 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन जो है वो सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए में सेम से। अक्सर क्वेश्चन है, मैंने आपको टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे पास डीएनए और आरएनए में सेम होते हैं। होते 4 हैं, लेकिन सेम का पूछे तो सेम हमारे पास 3 ही होते हैं, ठीक है। थाइमीन जो है वो डिफ्रेंशिएट कर होता है। डीएनए के केस में हमारे पास थाइमीन होता है, जबकि आरएनए के केस में थाइमीन को यूरासिल जो है वो रिप्लेस करता है, ठीक है। डीएनए में यूरासिल नहीं होता, आरएनए में यूरासिल होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और 3 बेस पेयर्स आप उसमें एग्जाम्पल करते हैं, बस इसमें यही है और एक्सरसाइज कुछ नहीं है। अब आरएनए की तरफ जाएँ तो हमारे पास 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेज लेकर जाते हैं, ट्रांसफर आरएनए जो है वो ट्रांसफर करते हैं अमाइनो एसिड्स को, और जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ये बॉडी ऑफ राइबोसोम्स इन द कंबाइंड विद द जस्ट ये राइबोसोम्स बना रहे थे, सही है।
अब यहाँ से ये बात तो ठीक है, ये तो इनके नेम से इंडिकेट हो रहा है, इनकी डेफिनेशंस, लेकिन आपको अगर याद हो तो प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने आपसे कहा था, एक MCQ दिया था कि मोस्ट अबंडेंट RNAs, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो राइबोसोमल RNA होते हैं ये ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, और जो मैसेंजर RNA होता है ये हमारे पास लीस्ट अबंडेंट होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स भी आप लोगों ने जहन में रख लेने हैं। अब उसके बाद हम लोग जो है वो अपने चैप्टर के लास्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल DNA एज अ हेरिडिटी मटेरियल। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास DNA एज अ हेरिडिटी मटेरियल को हम लोग देखते हैं। कहते हैं क्रोमोसोम्स में हमारे पास DNA और प्रोटीन होता है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें हमारे पास DNA और प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑब्वियसली पता होगा। बाकी इसमें अगर हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पता चले कि इसमें बेसिकली जस्ट वो ही लाज हैं एवीज़ का और ये हार्शियन चेज का, ठीक है। तो ये आप लोग बैक्टीरियोफेज वाले चैप्टर में ये पढ़ोगे तो यहाँ पर आई थिंक पढ़ने की, वैसे यहाँ से MCQs भी नहीं आते, जस्ट आप लोगों को पता होगा DNA में क्रोमोसोम्स में हमारे पास DNA और प्रोटीन्स होते हैं, और DNA रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्दर यहाँ पर जस्ट मॉडल्स हैं, यही स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वो हार्शियन चेज ने वो किया था, ये वो दिस एंड दैट। और जस्ट वो उसने लिखा है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन ये होते हैं। और अच्छा DNA में हमारे पास जो है वो स्किन कलर, साइज़, इनर ऑर्गन्स, ये ईयर्स, ये सारा कुछ DNA को वो कंट्रोल कर रहा होता है। जस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक कोड्स हैं। कहते हैं कि ऑल इन्फॉर्मेशन इज इनकोडेड इन DNA, जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अक्सर MCQ आ जाता है, ईजी है लेकिन आ जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन जीन्स, इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन बाय DNA, ठीक है। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास DNA से हमारे पास इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में स्टोर होती है या ट्रांसफ़र होती है। अकॉर्ड इज अ सीक्वेंस ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट। हाँ बिल्कुल, आपसे पूछ सकते हैं अकॉर्ड इज अ सीक्वेंस ऑफ, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और शुगर। कोड स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड टू बी, जस्ट इसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट वही पुरानी चीज़ें जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आ चुके हो। यहाँ पर जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का, जो कि इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट और कैटेगरीज, तो उनको हम लोग कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जस्ट 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंबाइन करके वो एक नया ग्रुप बनाता है या एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले लाइपोप्रोटीन्स, ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा कि लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी वही बात है कि हमारे पास लिपोप्रोटीन किधर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। दूसरा न्यूक्लियर प्रोटीन, इसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होता है, वो जी किधर होता है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, इसमें हमारे पास शुगर होता है यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स होते हैं, और ये हमारे पास ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है, ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। लास्ट में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इसमें हमारे पास शुगर और प्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, और ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग एल्ब्यूमिन में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन एग एल्ब्यूमिन, तो एग एल्ब्यूमिन में हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन ब्रेन, तो ब्रेन में हमारे पास ग्लाइकोलिपिड होता है, ठीक है। तो इन दिस एंड इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट में है कि RNA एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी समटाइम्स आता है कि ट्रांसफर ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक प्लेस इन हाउ मेनी स्टेप्स, तो वो 2 स्टेप्स में होता है, जिसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अक्सर इनकी डेफिनेशन आ जाती है जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA, यानी कि जब DNA से मैसेंजर RNA बनता है तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी होने का पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हमारे पास DNA से मैसेंजर RNA बनता है। सेकंड स्टेप इज ट्रांसलेशन, कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैसेंजर RNA टू अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। सिंपल इज दैट, DNA से जब RNA बनता है या मैसेंजर RNA बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब हमारे पास मैसेंजर RNA से जो है वो कोड ट्रांसफर होता है टू अमाइनो एसिड्स में, तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। जस्ट सिंपल इज दैट। ये तो आप लोगों के पास जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस, और ये था आप लोगों के पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उम्मीद है कि क्विकली आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा चैप्टर। तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।